हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बार बार एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है किस तरीके से हम तैयारी करें, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी और पेपर्स दोनों कराए जाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में तो कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको की फैक्ट्स भी बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस एक काम करिएगा, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या थ्योरी वीडियो मेरा कोई देख रहे हैं, जो भी वीडियोज़ आगे जो है अपलोड किए जाएंगे उनको वीडियो अगर देखते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। वन लाइनर नोट्स बनाते जाइए, उसको कोई क्रमबद्ध नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पियाजे के क्वेश्चन एक तरफ हों, वाइगोत्स्की के एक हों। बस एक लाइन से आप क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको फैक्ट्स मिलता जाए बस लिखते जाइए। इस तरीके से करते करते जो दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले आपके मान लीजिए 10 पेज का एक नोट्स तैयार हो जाएगा, वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। बस जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं, उसको उस वन लाइनर के रूप में लिखते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर से पहले आप देख सकते हैं, वो नोट्स आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसी तरीके से ही आप पास हो सकते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जो बच्चे पास होने की मतलब उनको पता है कि मैं पास हो जाऊंगा बहुत नॉर्मल तरीके से या थोड़ा सा पढ़ करके, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वो तरीका आजमाना है, लेकिन नोट्स बहुत कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको सबसे फ़ायदा ये होगा कि आप फेल नहीं होंगे। पहली चीज़, जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, 120 प्लस का जो हमारा जो एग्जाम का टारगेट रहेगा वो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज का जो वीडियो का लाइक है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आपके लाइक से क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि किसी ने जो है वीडियो हमारा पसंद किया है और हमें उत्साह जो है हमारे अंदर जो है जगाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी चीज़ और भी पूछनी है सीटेट से संबंध में, या कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, या कोई क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, या कोई भी बात आपको हमसे कहनी है, आप हमें कमेंट करके आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम आपका जो है रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जो है पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर जो है आगे जो भी वीडियोस डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हूबहू क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कहूँगा, देखिए टॉपिक नहीं बदल सकता। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है वो भाषा अर्जन, बस यही इंपॉर्टेंट है। एक शब्द जो है अगर आपको पता है और इसका मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो वर्ड है, शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इससे संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन जैसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा जो है पेडागोजी में, या जो है हिंदी पेडागोजी में जब क्वेश्चन आपसे आएगा तो ये कभी कभी कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन भाषा अर्जन, भाषा अधिगम से पूछा जाता है। और सब क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, लेकिन सबके बस आंसर थोड़े से दाएं बाएं होते हैं। वो समझ जाएंगे आपको जब भाषा अर्जन और अधिगम का मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टर्म को एक कोने में लिख लीजिए कॉपी में और उसको देखिए क्या है, इसको आप समझते हैं। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है उचित नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पे गलत पूछ रहा है, पहली चीज ये नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन, यहाँ पे अर्जत है, यहाँ पे अर्जन लिखा है, अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, या भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, या बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल गलत है। बाकी सभी जो है भाषा अर्जन के संबंध में सही है। अब देखिए भाषा अर्जन क्या होता है, बस सिंपल सा एक वर्ड है। भाषा अर्जन का मतलब होता है जो आपने बचपन में ही अर्जित कर ली। आप जिस जगह पैदा हो गए वो आपकी भाषा हो गई, तो वो आपने अर्जित कर ली। आप हिंदी भाषी हो गए तो आपने अर्जन कर लिया। आप बिहार में पैदा हुआ तो आपकी बिहार वाली भाषा हो गई, भोजपुरी हो गई। पंजाब में हो तो पंजाब हो गई। तो एक तरीके से भाषा अर्जन जो आपके पैदा होने के साथ मिल जाती है। दूसरी, भाषा अर्जन का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है सुनकर, बोलकर,
जो भाषा ग्रहण करता है उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। उसके लिए कोई किताबी कीड़ा नहीं होना है, उसके लिए नियमों की जानकारी नहीं करनी है। भाषा अर्जन सिर्फ केवल है जो हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बिना नियमों की जानकारी दिए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा होता है, जब 2 साल का होने वाला होता है या 1.5 साल का होता है, तो वो बच्चा बोलने लगता है मामा, उसको मतलब नहीं पता है, उसको पानी का मम का मतलब नहीं पता उसको, लेकिन उसको ये शब्द बोलता है। तो बस वही है, सुनकर बोलकर जो भाषा ग्रहण करता है बच्चा, उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। मतलब बच्चा जो है कहाँ से सीखेगा? बच्चा अपने वातावरण से सीखेगा। जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उस वातावरण से सीखेगा। अगर हिंदी भाषी राज्य में रहता होगा तो भाषा अर्जन जो है उसकी हिंदी होगी। अगर वो पंजाबी राज्य में रहता होगा तो पंजाबी उसके अर्जन होगा भाषा। तो ये इसका हो गया। ये सबसे भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला यही है। अगर बच्चे का भाषा डेवलप होना है तो भाषा अर्जन क्षमता होनी चाहिए, उसको सुनना और समझना और बोलना पहले वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उससे बोलेंगे नहीं, कोने में पकड़ के बांध के रख देंगे तो उसको भाषा अर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और टर्म पूछा जाता है, क्या कौन से जो है भाषा अर्जन में अनुकरण द्वारा सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है वो है भाषा अर्जन। अनुकरण का मतलब होता है नकल। तो यहाँ पे बस इतने पॉइंट आपको नोट करते जाना है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो बस नोट कर लीजिए। अधिगम का मतलब होता है कि किसी माध्यम से सीखना, टीचर ने सिखा दिया है ना, या फिर इसमें अधिगम में होता है कोई आप चीज़, आप जैसे अधिगम में मुझे इंग्लिश भाषा का अधिगम होना, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने का मतलब है मुझे पूरा इंग्लिश के बारे में ज्ञान होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए, सारी चीज़ों का ज्ञान होना। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जन और अधिगम का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों को डिटेल में आता है, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन का मतलब पता है, वो अपना जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषाई क्षमता का विकास करना है तो उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? रेडियो महत्वपूर्ण होगा, अंतःक्रिया, टेलीविज़न और परीक्षाएं। तो भाषाई क्षमता के विकास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अंतःक्रिया का होना। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अंतःक्रिया का मतलब होता है बच्चा, मैंने अभी आपको बताया कि अंतःक्रिया मतलब अर्जन से संबंधित है एक तरीके से। अगर अर्जन का मतलब है कि भाषा जो है उसके वातावरण से सीखी जाती है, उसके वातावरण से सीखी जाती है, तो अंतः वातावरण का मतलब है कि सामाजिक वातावरण है ना, सामाजिक वातावरण, समाज में जो लोग रहेंगे उसके साथ जब बात करेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, तभी तो भाषा अर्जन सीखेगा, भाषा सीखेगा। अगर आपने इंग्लिश बोलना ही नहीं सीखा, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों के साथ आप उठते बैठते नहीं हैं, तो आप कहाँ से सीखेंगे इंग्लिश? इसलिए कहा जाता है कि अगर इंग्लिश जानना है, इंग्लिश बोलना है, तो छोटे छोटे शब्दों का कम्युनिकेट करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कम्युनिकेट करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में जो भी आपने ग्रहण किया है उसको जो है बाहर उगल दीजिए, दूसरे के बीच में बात करिए, है ना। मे आई गो टू टॉयलेट, इस छोटे छोटे शब्दों का मतलब होता है ना, उस तरीके से आई वॉन्ट टू फूड, आई वॉन्ट टू ईट फूड, इस तरह मतलब एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस इसी तरीके से अंतःक्रिया करके ही हम भाषाई क्षमता को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, वो अंतःक्रिया अगर नहीं होगी तो हम भाषा अर्जन, हमारी भाषा जो क्षमता है वो विकसित नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर बी है, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ समझाने जैसा नहीं होगा, मेरे ख्याल से इतना ही समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चे के भाषा आकलन, देखिए यहाँ पे बच्चे के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। अब हमें देखना है कि बच्चे के भाषा आकलन को देखना, आकलन का मतलब होता है अब हमें देखना है कि बच्चे का भाषा जो है उसने किस तरीके से सीख रखी है, उसको कितना आता है भाषा के रूप में। ठीक है, तो हम बच्चे का अगर भाषा आकलन की बात कर रहे हैं तो क्या हमने क्या ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। हमने एक बच्चे से पूछा कि बेटा जो आपने कहानी पढ़ी थी ईदगाह वाली, उसकी मुख्य घटनाएं बताइए कि आपने क्या उसमें घटनाएं देखी। ये इससे आपको बच्चे की भाषा आकलन का पता चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। या फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि ईदगाह की कहानी का मुख्य पात्र बताइए, तो पात्रों के नाम बता दीजिए, ये हो जाएगा? ये भी नहीं। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो यहाँ पे जो सही आंसर है आकलन की दृष्टि से वो है ऑप्शन सी। ईदगाह कहानी को बच्चे से हम बोलेंगे कि बच्चे बेटा आप अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से इस कहानी को जो आपने पढ़ी थी उसको पुनः पूरा समझा दीजिए, सुना दीजिए। तो बच्चा जब भाषा सिखाएगा, बोलेगा, देखिए अब जैसे तो अपनी भाषा में सुनाएगा तो आप समझ पाएंगे कि इस बच्चे की जो है भाषा पकड़ कैसी है। जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ,
अब मैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे ये पता चल जाएगा कि आपको जो है पता चल रहा होगा कि मेरी भाषा का जो आकलन आप कर पाए रहे होंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे भाषा के रूप में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करना आता है और मुझे भाषा पकड़ मेरी कितनी है। किसी और टीचर के बारे में यही सेम चीज़ आकलन करेंगे तो वो आप पाएंगे कि वो कैसा करता है। तो यही होता है, अपनी भाषा में उसको सुनने को हमें बच्चे की भाषा में हमें सुनना चाहिए उस कहानी को, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में वह भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती, अर्जित की जाती, अनुकरणीय होती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। अनुकरणीय का मतलब होता है नकल के द्वारा, है ना। तो भाषा बच्चा जो है सीखने की क्षमता नकल के द्वारा होती है, या फिर अर्जित की जाती है, जो मैंने अर्जन की बताई थी, अंतःक्रिया वातावरण के द्वारा सीखता है, या फिर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इसका जो सही आंसर है, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो है जन्मजात होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कुछ लोग बच्चे जो है अर्जित लगा रहे होंगे, कुछ अनुकरणीय लगा रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। और ये कथन किसने दिया था? चोम्स्की। ये कथन चोम्स्की का है, और ये कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। सीडीपी में क्वेश्चन आपसे पूछता है, और हिंदी भाषा में तो ये आपसे, हिंदी जो है पेडागोजी में आपसे क्वेश्चन तो वैसे ही पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और बातचीत करना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतःक्रिया, बातचीत करना आना चाहिए, वही पहली कड़ी है, ठीक है। इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो आपको नियमों की जानकारी तो चाहिए, लेकिन आप कम्युनिकेट करना आना चाहिए, तभी वही सबसे ज़्यादा आपने ABCD तो सीख ली, सबको आती है, आपको सबको मीनिंग भी पता है, सब चीज़ें पता है, उसके बाद भी आप भाषा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से इंग्लिश भाषा में, क्योंकि आपने बातचीत करना शुरू ही नहीं किया कभी। इसलिए बातचीत करना, अंतःक्रिया करना एक दूसरे के साथ, सामाजिक अंतःक्रिया करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो सही है सबसे ज़्यादा वो है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बस आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि भाषा सीखने में जो है सबसे ज़्यादा क्या, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में डेवलप होती है और कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? अलंकारिक जो है भाषा का प्रयोग करना, मतलब एक ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करना जो थोड़ी सी कठिन होती है। अलंकार होते हैं ना, है ना, रूपक अलंकार आपने देखा, कम यमक यमक कनक तनक ते सौगुनी, तो इस तरीके से मतलब एक कुछ नियमों की तरीके से चलती हो, तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, एक तरीके से हम समझ लेते हैं ये कठिन भाषा है, तो ये भाषा सिखाने के लिए हम अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, वर्णमाला सीखना या साहित्य की रचना करना, कोई लेख लिख दो या कोई निबंध लिख डालो, इससे हमें समझ में आएगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, भाषा का प्रभावी प्रयोग से ही हम भाषा सीखने सिखाने का अर्थ यही होता है कि आप उस भाषा का कैसा प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका कितना अच्छा प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने फिर से आप कहा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हूबहू मिल सकता है, थोड़ा सा चेंज मिल सकता है। अगर आपको इस चीज़ों का सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये टर्म आपको हमेशा एग्जाम में पूछेंगे, बस टर्म के थोड़े से बेसिक पॉइंट्स बदल जाते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप केवल, मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, तो 4 मैंने ऑप्शन दे दिए। मान लीजिए पढ़ने के लिए कार जरूरी है, पढ़ने के लिए साइकिल जरूरी है, पढ़ने के लिए छत जरूरी है, कि पढ़ने के लिए किताब जरूरी है, तो आपने आंसर लगाया किताब जरूरी है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर आपसे मैं पूछो पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है, अगर मैंने आपसे पूछा कि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किताबों का, या फिर पेन की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, या फिर टीवी की ज़रूरत है ताकि उसमें बच्चा पढ़ सके, या फिर स्कूल की ज़रूरत है, तो पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत है, ऐसा एटमॉस्फेयर की ज़रूरत जहाँ पे उसको किताबों मतलब समझ में आए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? तो ये विचार है वाइगोत्स्की का। अब सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है जो समाज में वातावरण,
एक समझ लीजिए वातावरण से, समाज का एक वातावरण होता है, आसपास जो लोग रहते हैं एक वातावरण में, एक इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं, सामाजिक लोग रहते हैं, उनके साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया, उनके साथ कम्युनिकेट करके सीखना ही जो है भाषा आप सीखने का एक पहला जो है लक्षण होता है। भाषा सीखने का सबसे बेस्ट तरीका भी माना जाता है। ये भाषा अर्जन का जो है यहीं पे मैंने आपको बताया था अर्जन के संबंध में, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये किसने दिया था? बाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक बुद्धि का विकास जो है वो समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया से होता है, परस्पर इन दोनों के सहयोग से होता है, ठीक है। और सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा का विकास होता है, वातावरण से जो है भाषा का विकास होता है, सांस्कृतिक चीज़ों से, वातावरण से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कही गई है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बच्चे के अंदर भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका या फिर जो है पाठ्य पुस्तक जो उसके बुक है, या फिर समाचार न्यूज़पेपर, या बाल साहित्य। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बाल साहित्य जो है भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें बच्चों की जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों की ऐसी भाषा जिनका प्रयोग बच्चे करना पसंद करते हैं, रुचि ले, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं से बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो बाल साहित्य का यूज़ करना चाहिए, कहानी कथन, कहानी किस्से, कहानियों के माध्यम से बच्चे को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, बच्चे का भाषा डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपका कहा था भाषा सीखने का मतलब है भाषा अधिगम, भाषा अर्जित का मतलब है भाषा भाषा अर्जन। अर्जन का मतलब होता है भाषा मतलब अर्जित करना का, भाषा अर्जन का संबंध है, ठीक है। यहाँ पे अंतर मैंने आपको दोनों का बता दिया था, पहला ही क्वेश्चन शायद आई गेस यही था। तो यहाँ पे साक्षरता का मुख्य आधार है भाषा परिवेश, पाठ्य सामग्री या भाषा आकलन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है भाषा परिवेश। अर्जित जो होती है वो वातावरण से सीखता है बच्चा, बालक सुन करके बोल करके भाषा ग्रहण करना सीखता है, अनुकरण से सीखता है। ये 3 पॉइंट तो मैंने आपको बताया, अनुकरण से सीखना है, वातावरण से सीखता है, बोल करके सुन करके भाषा ग्रहण करता है। इसमें क्या है, बच्चा जो है वातावरण से नहीं सीखता, वातावरण से तो सीखेगा, एक दूसरे से जो है मतलब क्या बोलते हैं सीखने के लिए नियमों का जो है होना चाहिए, है ना। ये तो भाषा अर्जित जो है आप जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप जो सीखते हैं, जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वही है भाषा सीखने के लिए करते हैं। तो भाषा परिवेश का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर यही है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप जो है सर्वाधिक किसे जो है देंगे? तो बच्चों के जो है भाषा आकलन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा महत्व हम किसको देंगे? मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था बच्चों के भाषा आकलन के संबंध में, मैंने बताया था ना कि आकलन का करने का क्या है। अब यहाँ देखिए बच्चों के भाषा आकलन में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया है, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा, प्रश्नावली। तो बच्चों के भाषा आकलन का जो सबसे अच्छा बेस्ट होता है वो है पोर्टफोलियो। जब भी सीडीपी हो क्वेश्चन पेपर में आए, या हिंदी पेडागोजी में हो, या ईवीएस का हो, जहाँ पे पोर्टफोलियो शब्द का इस्तेमाल हो जाए और आपसे पूछा जाए कि किसको इंपॉर्टेंट देना है, तो सबसे पहले तुरंत लगा दीजिए, आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पोर्टफोलियो। अब मैं पोर्टफोलियो का मतलब बता देता हूँ। पोर्टफोलियो का सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, रिपोर्ट कार्ड है एक तरीके से, जहां पे बच्चे के सभी चीजें लिखी जाती हैं, सब चीजें उसकी सही और गलत, ताकि जो है बच्चे का हम ये उसने कितना ग्रोथ किया है और उसमें क्या क्या खामियां हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में हमने लिख दिया इसको। तो क्या क्या उसने ग्रोथ किया और क्या क्या उसमें खामियां हैं, ये पता लगाया जाता है पोर्टफोलियो के माध्यम से। इस रिपोर्ट कार्ड से पता क्या लगेगा, मान लीजिए फर्स्ट एक टेस्ट हुआ, फिर दूसरा टेस्ट हुआ, फिर तीसरा टेस्ट हुआ, फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुए, फिर ईयरली एग्जाम हुआ। इससे क्या हुआ, बच्चे इस टेस्ट में उसने 30 नंबर लिया, इस टेस्ट में उसने 35 नंबर ले आए, इस टेस्ट में उसने 45 नंबर लाए, इस टेस्ट में उसने 55 नंबर लेके आए, इस टेस्ट में उसने 70 नंबर लेके आए। तो इस तरीके से हमें ये पता चला है कि रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से कि बच्चे का जो है क्रमिक विकास का पता चलता है, बच्चे ने कितना ग्रोथ किया, कैसे कैसे ग्रोथ किया। इसमें बच्चे का संपूर्ण विकास जो है पता करने की क्षमता होती है। इससे ये होता है भाषा आकलन। भाषा ही आकलन नहीं होता है, उसके साथ साथ सभी रूप में आकलन होता है।
तो बच्चे की ग्रोथ पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पोर्टफोलियो ही, याद रखिएगा, है ना। पोर्टफोलियो के माध्यम से संपूर्ण जो है विकास पता चल जाता है बच्चे का। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है। वो पोर्टफोलियो का मतलब बस नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा, पोर्टफोलियो दिख जाए तुरंत लगा देना आंसर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टर्म है केवल याद रखने वाला कि भाषा कौशल क्या है, और अगर ये पता है तो आप आंसर सॉल्व कर लेंगे, ये नहीं पता तो गड़बड़ है। तो एक कॉपी के कोने में चुपचाप लिख लीजिए कि भाषा कौशल का क्या मतलब होता है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो पहले हम आंसर बता देते हैं। भाषा कौशल जो है एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, और भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, वो जो सही मतलब जो गलत आंसर है वो है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। अब भाषा कौशल है क्या, वही जो हम बोल रहे हैं, वही जो हम लिख रहे हैं आपको, है ना, जो हमें कम्युनिकेट के, यही हमारा भाषा कौशल है, हमें भाषा में कितनी अच्छी नॉलेज है। अब यहाँ पे मतलब क्या है, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए भाषा कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं, पहली बात तो। अब वो 4 प्रकार के कौन से, पहला कौशल है श्रवण कौशल, सुन करके जो भी आपने ग्रहण करा उसको कहते हैं ग्रहण करने की क्षमता। मैंने अभी आपको जो बताया, ठीक है, मैंने आपको इतना कुछ बताया, और मान लीजिए कि आपने वो नोट्स नहीं बनाया, आपने उन बातों को सुना और आपने उस बातों को सुन करके सारा ग्रहण कर लिया, इसका मतलब है कि वो भाषा कौशल में श्रवण कौशल जो है 4 प्रकार के हैं, उसमें श्रवण कौशल जो सुनने की जो है, श्रुत जो है सुनने की जो कौशल क्षमता है वो आपकी बहुत अच्छी है। तो सुनकर के ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। उसके बाद आता है, पहला नंबर हो गया, उसके बाद आता है वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब होता है भाव और विचारों को कहने और ग्रहण करने की क्षमता को जो है वाचन कौशल कहते हैं। आपने कुछ, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है मेरा वाचन कौशल भी अच्छा है, ठीक है। तो भाव और विचारों को जो है बताना, वही वाचन कौशल होता है। उसके बाद तीसरा आता है पठन कौशल। पठन मतलब पढ़ करके अर्थ बताना, यही पठन कौशल होता है। अगर किसी चीज़ की मीनिंग को समझ जा रहे हैं, आप किसी चीज़ के क्वेश्चंस को अर्थ समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपका पठन कौशल है। लेखन कौशल में लेखन क्षमता को देखी जाती है। तो यहाँ पे 4 की बात हो रही थी, मैंने चारों बता दी। अब ये एक दूसरे को प्रभावित करती कि नहीं, अगर आपको सुनना आता है, लिखना नहीं आता, लिखना आता है आपको बोलना नहीं आता, बोलना आता है आप जो है पढ़ना नहीं आता, इस तरीके से जो है एक दूसरे को ये प्रभावित करती है, और एक दूसरे से संबंधित भी है, भाई बिल्कुल संबंधित है। और एक क्रम में अर्जित, आपने पहले जो है श्रवण कौशल डेवलप किया, फिर उसने आपने पाठन कौशल डेवलप कर लिया, फिर आपने लेखन कौशल डेवलप किया, फिर धीरे धीरे आपने वाचन कौशल अपना बेहतर कर लिया, आपने बोलने की क्षमता आपने इतनी अच्छी कर ली। कभी कभी आपने देखा पहले यार ये अच्छा बोलता नहीं था, पहले इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं थी, अब देखो इसकी कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो गई हैं, है ना, ये कितना अच्छा लिख लेता है या कितना अच्छा बोल लेता है। तो ये चीज़ें होती, तो कोई क्रम में नहीं है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ पहले क्रम में आएगी, ये चीज़ दूसरे क्रम में आएगी, वाचन कौशल पहले आएगा, श्रवण कौशल दूसरे में आएगा, इस चीज़ों का जो है कोई मोल नहीं है। तो ये क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ के होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर लीजिए आप नोट्स के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, मूल्यांकन क्यों करते हैं। मैंने हर बार आपको यह बताया है कि मूल्यांकन वाला एक क्वेश्चन जो है सीडीपी में पूछेगा, हिंदी पेडागोजी में पूछेगा, ईवीएस पेडागोजी में पूछेगा, तीनों पेडागोजी में पूछेगा, और मैथ पेडागोजी। मतलब एक तरीके से हम कह दें कि हमें जितने भी एग्जाम आप देंगे सीटेट के अंदर का, वो सभी में ये मूल्यांकन से संबंध में क्वेश्चन आएगा, और सबका आंसर एक है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे का विकास देखना, बच्चे का विकास के संबंध में क्या मूल्यांकन करना है, क्या। तो बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित करना, और बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, और दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है वो बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, उसका शारीरिक मूल्यांकन करना, उसका मानसिक मूल्यांकन करना, उसका भावनात्मक मूल्यांकन करना, उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, उसके पठन कौशल का मूल्यांकन करना, उसके वाचन कौशल का मूल्यांकन करना, हर चीज़ का मूल्यांकन करना।
बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, बच्चे को कितना आता है, बच्चे को क्या नहीं आता है, और फिर उसी को जो है उस मूल्यांकन के बाद जो है बच्चे का निदान करना, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि एज अ टीचर आप, एक सेकेंड, एज अ टीचर जो है आप टीचर हैं और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं हर बच्चे के, हर मतलब आपके जो स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो हर प्रत्येक बच्चे का जो आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है, मतलब उसका कारण क्या होता है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें कौन सी गलतियां की हैं और अभिभावकों से जो है इस संबंध में कौन सी शिकायत की जाए, इसलिए ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, या उसमें उसने जो है अपने साथियों से कितना कम सीखा है या क्यों सीखा है, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपको मिल गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिपोर्ट कार्ड तैयार कराई इसलिए जाता है कि उसने क्या सीखा, कितनी गलतियां की, कौन कौन सी उसने गलतियां की, उसने क्या सीखा, उसका क्या चीज़ें बेहतर है, उसकी हिंदी बेहतर है, इंग्लिश बेहतर है, सब्जेक्ट्स के रूप में बात कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक बेहतर है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं रिपोर्ट कार्ड से। और फिर हम उस चीज़ को, जो भी कमियां हैं उसका निदान करते हैं, उस बच्चे का जो है जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट्स में हो या चाहे किसी टॉपिक में हो या कहीं पूरे, उसको जो है हम निदान करते हैं। तो किस क्षेत्र में उसने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ये हम बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिकोड करिए, बस क्वेश्चन को तोड़ते जाइए, जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए उसको तोड़ते जाइए, आप तुरंत आंसर जो है लगा लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति आना चाहिए या काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेख और वर्तनी की शुद्धता। तो देखिए लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा होना चाहिए कि विचारों की अभिव्यक्ति, आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ईवीएस में भी और मैथ में भी। तो ये क्वेश्चन जो है तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी पेडागोजी में तो है ही है, उसके साथ साथ यहां तीनों में पूछा, दोनों में पूछा जाएगा। और तो व्याकरण शिक्षा की अपेक्षाकृत जो है बेहतर विधि है वो आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। तो यहां पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, इसमें जो है पहले जो है जब हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो पहले हम उदाहरण जो है बताएंगे, फिर उदाहरण के बाद हम नियमों की जानकारी देंगे। बस इतना लिख लीजिए, उदाहरण से नियम की तरफ जाना आगमन विधि, और नियम से उदाहरण की तरफ जाना, नियम से उदाहरण की तरफ जाना वो है निगमन विधि। इनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आगमन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। बच्चों के सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि। निगमन विधि अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, ये रटने पर आधारित होती है, रटने की विधि। पहले नियम बता दिया, सूत्र बता दिया, सब कुछ बता दिया, उस परिभाषा बता दी, फिर उसके बाद उदाहरण दे दिया। तो ये जो विधि होती है वो निगमन विधि रटने पर आधारित होती है। निबंध लिखने वाली विधि किस पर आधारित होती है, निगमन विधि पर आधारित होती है, क्योंकि निबंध जो है वो रटने पर आधारित है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपसे कहूंगा। तो अगर आपको नहीं पता था इसका मतलब, इन दोनों का मतलब, तो आप एक जगह नोट कर लीजिए। सूत्र विधि में सूत्र का होता है इस्तेमाल, है ना। पुस्तक विधि में पुस्तक के माध्यम से जो है सीखने का जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है आपको बहुभाषा से संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना पता होना चाहिए कि बहुभाषा का मतलब क्या होता है। बहुभाषा जैसा क्वेश्चन में मतलब पता है, क्वेश्चन में जैसा उसका मीनिंग खुद ही दे रहा है कि एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे बहुभाषी बच्चे होते हैं। बहुभाषी मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो एक क्लासरूम में एक बच्चा जो है गांव से आया तो उसकी गांव वाली भाषा है थोड़ी सी, एक बच्चा जो है शहर से आया तो उसकी शहरी वाली भाषा है, एक बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश पेरेंट्स हैं उसके तो वो इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश वाली भाषा हो गई, एक बच्चा जो है ट्रांसफ़र होके आया है, मान लीजिए पंजाब से आया तो वो पंजाबी भी बोल लेता है। तो एक क्लासरूम में कितनी विविधताएँ पा गई।
सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा के साथ आएँ, अपनी अपनी मातृभाषा के साथ आएँ, है ना। तो इसका जो है हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, पॉजिटिव के रूप में देखना चाहिए। बच्चों को जो है इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक अवसर है जो बहुभाषी से जो है बच्चे सीखते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। जब दूसरे की भाषा सीखेंगे तो एक तो बच्चों का जो है चिंतन अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात है कि वोकैब बढ़ेगी, एक शब्द के कई मीनिंग। जैसे उसने कहा कि ये मेरी किताब है ना, ये तो किताब है, तो उसने कहा मेरे यहाँ तो किताब नहीं बोलते, इसको जो है बुक बोलते हैं, तो दिस इज़ माई बुक। तो वो एक बेहतर चीज़ सीखा ना, तो वोकैब, उसकी शब्दावलियाँ बढ़ेंगी, है ना। उसको और भी जानने की इच्छा होगी, और नए शब्द जानने की इच्छा होगी, यार तुम्हारे यहाँ और क्या बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से तो इस बहुभाषी को जो है क्लासरूम को हमें मातृभाषा के प्रयोग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आंसर है यहाँ पे सी, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यमों का प्रयोग, भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान, अभिभावकों का साक्षर होना, या भी भाषा का समृद्ध परिवेश। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे कराया है 2-3 क्वेश्चन पहले। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे सेम क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बदल गए। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है, और बिल्कुल वही है। मैंने भाषा सिखाने के लिए वातावरण का, आसपास का माहौल को जो है दिया था। तो यहाँ पे देखिए भाषा का समृद्ध परिवेश, बस वही चीज़ लिखा है, बस दूसरी भाषा में लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, देखिए बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन यहां पे उचित नहीं होगा। तो त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी, या त्रुटियां जो है सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, या फिर त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, या फिर त्रुटियां जो है बच्चों की मदद का जो है मार्ग तय करती हैं। तो यहाँ पे जो गलत है वो है त्रुटियां को जो है संबंध है भाषा अज्ञानता से, ठीक है। आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल गलत है। त्रुटियों का अर्थ ये नहीं है कि जो है शिक्षक की कमी, शिक्षक की कोई कमी है इसलिए त्रुटियां हो रही है, या फिर त्रुटियां सीखने का प्रभाव में एक पड़ाव है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। और मार्ग में मदद करती है। जब बच्चा गलतियां करता है तो उसके आगे का स्टेप ये हो जाता है कि वो उन त्रुटियों को हम सुधार करके बच्चे को और आगे बेहतर करें, और उन त्रुटियों से वो मतलब निजात पाए, उन गलतियों का वो दोबारा ना करें। इसे कहते हैं, इस मदद को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग के मदद से हम बच्चों की त्रुटियों को दूर करते हैं। एग्जाम याद ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, स्कैफोल्डिंग की मदद से हम बच्चों की त्रुटियों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। स्कैफोल्डिंग का दूसरा मतलब हो सकता है टेम्परेरी मदद। टीचर के द्वारा बच्चे को एक जो है टेम्परेरी मदद की जाती है। जैसे बच्चा से कहा कि ABCD सुनाओ, बच्चे ने सुनाना शुरू किया, ABCD भूल गया। अब आपने बताया बेटा D फॉर डॉग, फिर वो EFG भूल गया, तो G फॉर गोट आपने बता दिया, है ना। इस तरीके से आपने मदद की, 1-2 बार मदद करने के बाद वो अपने आप जो है वो चीज़ों को मतलब नहीं भूलता है फिर, ठीक है। यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो मातृभाषा शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आंसर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। तो यहाँ पे जो है अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। तो क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। यहाँ पे कविता पढ़ने के उपरांत, कविता पहले पढ़ा दी गई, अब फिर उसके बाद जो है हमने ये पूछा एज अ टीचर बच्चों से कि बच्चे बताइए कि अनुमान लगाना है आपको कि क्या चीज़ सही है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि देखो आपने पूरा पढ़ लिया कविता, उसका मैंने शीर्षक भी बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि जो शीर्षक दिया गया है वो इस कविता से तर्क संगत है, इस शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस कविता के इर्द गिर्द इसका शीर्षक है। तो ये चीज़ जब बच्चे सोचते हैं, अपना मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो देखिए पाएंगे कि जो है यहाँ पे जो है क्या ये आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अनुमान लगाने के संबंध में सर्वाधिक सबसे रूप से शामिल करता है। कविता में से जो है बिंब का चयन करना है और एक वाक्य को प्रस्तुत करना है, ये करना है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया है, और इस बारे में संक्षिप्त हमें टिप्पणी करनी है। तो हमने यहाँ पे अनुमान लगाना है कि सिर्फ केवल हमें अनुमान लगाना है कि ये सही है कि गलत है, ये बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आंसर होगा ए। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चे के सीखने में मदद करना ये इसका उद्देश्य होता है।
तो भाषा या फिर बच्चे के सीखने के तरीकों के बारे में जानना, या बच्चों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, या बच्चों के बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। तो यहाँ पे जो भाषा आकलन का जो मूल उद्देश्य होता है वो है बच्चों का उद्देश्य, मतलब बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में करना, ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब वो किस रूप से कंप्यूटर कार्य करेगा? तो अगर स्वयं ही वो घर पर कंप्यूटर चला रहा है तो वो मशीन के रूप में तो कार्य करेगा या टीचर के रूप में भी काम करेगा? मशीन तो है ही है वो ऑलरेडी, और टीचर के रूप में, क्योंकि वो उसको दिशा निर्देश भी देगा कि क्या करना है। जैसे आपने डिलीट करा, कोई इमेज डिलीट करते, DELE डिलीट करते, तो आपसे पूछता है ना यस करना है कि कैंसिल करना है। तो मशीन आपसे टीचर के रूप में आपसे पूछ भी रहा है, शिक्षक के रूप में आपको गाइड भी कर रहा है कि क्या करना है। आप इसको बिल्कुल टेम्परेरी डिलीट करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक दोनों के रूप में कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए इसको गलत मत करिएगा। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करते हुए आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, या काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, या व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, उनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो भाषा की समझ का विकास करना है तो गाने का अभ्यास कराया जाए, काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, या व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए भाषा विकास के संबंध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो उसको देखिए, लिखने संबंधी दोष है, लिखने संबंधी विकार है। तो बस ये अगर पता चल गया कि किस चीज़ का विकार है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, लेखन विकार है, तो उसे कहेंगे डिस्ग्राफिया। अगर डिसलेक्सिया हो तो उसमें कहेंगे पठन विकार है। ठीक है, डिसकैलकुलिया होगा, अगर वर्ड लिखा होगा यहाँ डिसलेक्सिया है जैसे, वैसे डिसकैलकुलिया होगा तो वो होगी गणना विकार। यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो होगी गणना विकार। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। समावेशी कक्षा क्या होती है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक समावेशी क्लासरूम क्या होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इसका क्लासरूम का मतलब होता है कि ऐसी क्लासरूम जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं। सभी प्रकार के मतलब उसमें सामाजिक रूप से पिछड़े भी बच्चे पढ़ते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे, उसमें पिछड़े बच्चे भी होते हैं, उसमें आर्थिक कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, अमीर गरीब वाले बच्चे भी होते हैं, है ना, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, उसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं, उसमें ऐसे बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक भी होते हैं। तो ऐसी क्लासरूम जहाँ पे सभी का ध्यान दिया जाता है, सभी प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो ये अधिकतर किस चीज़ में गलती करते हैं? तो समावेशी ये होता है क्लासरूम। तो लिखने में कुछ लिखने में गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि भाई समावेशी क्लासरूम है, और समावेशी क्लासरूम में विशिष्ट बालक भी हैं, सामान्य बालक भी हैं, प्रतिभाशाली बालक भी हैं, हर प्रकार के बालक हैं, है ना। किसी को बिल्कुल लिखना नहीं आता, किसी को बहुत कुछ आता है लिखना, किसी को बोलना नहीं आता, किसी को बहुत बोलते हैं। तो इस तरीके के बच्चे हैं, तो उनको लिखने में, पढ़ने में, बोलने में सभी प्रकार की यहाँ गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। शैक्षिक प्रक्रियाओं में मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो यहाँ पे मैंने आपको एक पहले टर्म बता देता हूँ, मूल्यांकन की बात हो रही है, बस इतना समझिए। अब मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? मूल्यांकन का वही मतलब होता है ना कि किसी की प्रॉब्लम को जानना, उसका मूल्यांकन करना और फिर उसका निदान करना उस प्रॉब्लम का, यही मतलब होता है बस। अब इसी के आधार बना करके हम क्वेश्चन आंसर को, मतलब ऑप्शंस को देखेंगे और आंसर को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। हमें मूल्यांकन का संदर्भ है कि हमें बच्चे के अंदर ये जानना है कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर ढूंढना है, फिर उसका वही सॉल्यूशन ढूंढ करके बच्चे का प्रॉब्लम को निदान करना है, यही है। परीक्षा और फेल हो जाने के डर वास्तव में बच्चों के प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। यह बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना होता है। या कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण ही देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो शैक्षणिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारा ये मूल उद्देश्य होता है कि सहमति प्रकट करेंगे
कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में, अगर हम किसी बच्चे को फेल कर देते हैं या कि हम किसी बच्चे को जानबूझ करके पास कर देते हैं या जानबूझ करके फेल हो जाता है या फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है सर सीधा सीधा कि जो भी स्कूल है वो वो विफल हुआ है ना। और अपनी पास हमने अपने बच्चे को ये कह दिया कि ये आपका बच्चा फेल हो गया है, तो अपनी जो है विफलताओं को बच्चे के सिर पे मढ़ देते हैं कि भैया हमने पढ़ाया सब कुछ था, तुम्हारा ही बच्चा फेल हो गया, देखिए हमने सब कुछ कहा। इसका मतलब है कि आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया लेकिन सही से नहीं पढ़ाया, बच्चे को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाया कि वो बच्चा मेरा विशिष्ट बालक है। आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मेरा बच्चा एक सामान्य बालक है जो थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ने में, वो धीरे धीरे समझता है चीज़ों को। आप अपनी गति से चलते गए और अपनी गति से चलने के कारण वो बच्चा हमारा फेल हो गया। तो बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सर मढ़ना, यही इसका मूल जो है लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय। हमें बच्चे के अंदर लेखन कौशल डेवलप करना है, लिखना आना चाहिए बहुत अच्छा। तो छात्रों को अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग पहले जो है ये ज़रूरी है। फिर छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका भी ज़रूरी है, या छात्रों के द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, अच्छे साफ सुथरा लिखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उपरोक्त में से सभी ये तीनों ज़रूरी है अगर लेखन कौशल डेवलप करना है। साफ सुथरा लिखना आना चाहिए, पेन पकड़ना आना चाहिए। उटपटांग पेन पकड़ोगे तो उटपटांग तरीके का अक्षर होंगे और साफ सुथरा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और सही जगह बैठने की भी ज़रूरत है। भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो मैंने आपको भाषाई क्षमता के बारे में आपसे बताया था कि भाषाई क्षमता एक दूसरे से संबंध में प्रभावित करती है एक दूसरे को। बिल्कुल, भाषाई क्षमता मतलब लेखन क्षमता, वाचन क्षमता, पठन क्षमता, श्रवण क्षमता, ये सभी चीज़ें तो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक क्रम में नहीं सीखी जाती, बिल्कुल एक क्रम में नहीं सीखी जाती, एक क्रम में सीखी जाती। तो यहाँ पे उचित नहीं है पूछ रहा था, यहाँ पे गलत हो गया, सी गलत है, बाकी सभी सही है, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक जो है दृष्टिबाधित छात्र को, जो देखने में समस्या, एक टीचर है जो दृष्टिबाधित मतलब जिसको देखने में दिक्कत है, को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर रहा है? तो अगर क्लासरूम में, आपके क्लासरूम में दृष्टिबाधित छात्र है तो आप कैसे मदद करेंगे? तो सुनने वाली सामग्रियों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, है ना, देखने वाली सामग्रियों का कम प्रयोग करेंगे, सुनने वाली। तो आप जो है टीचर, एज अ टीचर उस बच्चे से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, है ना। और मतलब टीवी के माध्यम से, टीवी जो आजकल मॉनिटर जो लगे रहते हैं स्कूलों में भी आजकल, तो क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन है तो उसके माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दृष्टिबाधित है, अंधा नहीं है, दृष्टिबाधित है, उसको थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिखता, तो सबसे आगे जो है बेंच, स्कूल की सबसे आगे वाली बेंच में बैठा लेंगे ताकि वो बोर्ड सही से देख सके। ठीक है, तेज तेज बोलेंगे, स्लो बोलेंगे, तो इस तरीके से चीज़ों को हम मदद कर सकते हैं उसको पढ़ाने में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ऑब्वियसली हिंदी शिक्षण सिखाने के प्रति जो है बच्चों के अंदर जो है रुचि उत्पन्न करना, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। देखिए एक ही क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और वही चीज़ क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। तो बालकों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, या मौखिक रूप से अधिक समझाना, या व्याकरण के ज्ञान कराना, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे ताकि उसके अंदर भाषा की रुचि डेवलप हो। जैसे आपको एक इंग्लिश भाषा में रुचि डेवलप करना है तो आपको एक इंग्लिश आर्टिकल दे दीजिए, कोई भी चीज़ दे दीजिए, कहानी दे दीजिए, यहाँ कोई पोएम दे दीजिए, है ना, हमटी डमटी, इस तरीके से जब बच्चे से पाठ पढ़वाएंगे तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, कोरस के रूप में, गीत के रूप में, कैसे भी पढ़ेगा, बच्चे ताली बजाएंगे, खुश होंगे। तो इस तरीके से बच्चे को जो है पाठ्य पुस्तक पढ़वाना जो है भाषा की में रुचि का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। अब 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ये 30 के 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नोट्स बनाया तो आपके लिए बेहतर साबित होगा, आगे आने वाले मतलब एग्जाम में जो है उसके लिए टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 10 लाइक्स का टारगेट है, केवल 10 लाइक्स हैं, ज़्यादा लाइक्स नहीं करते क्योंकि कम से कम 10 लोग तो जेन्युइन हैं जो पढ़ते हैं,
है ना। वैसे तो जो है ज़्यादा लाइक्स होते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।